इनकम टैक्स एक्ट जो आपका सिलेबस में है उसका पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। चैप्टर का नाम है रेसिडेंशियल स्टेटस। अब ये चैप्टर पहले स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये चैप्टर ना इनकम टैक्स एक्ट का फाउंडेशन है। इसको स्पाइनल कॉर्ड बोल सकते हैं, क्योंकि ये टैक्स ही डिसाइड करता है कि किस इनकम पे टैक्स लगेगा और किस इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। समझ गए ना? ये जो चैप्टर है रेसिडेंशियल स्टेटस, दैट इज द कोर चैप्टर of your syllabus, core chapter of the Indian Income Tax Act 1961. That is why this chapter has lots of importance, relevance in entire tax system of India. समझ गए? तो ये चैप्टर का इंपॉर्टेंस क्या पहले ये समझाऊंगा, फिर रेसिडेंशियल स्टेटस क्यों निकालते फिर ये समझाऊंगा। अगर ये दो चीज़ आप समझ जाते हो देन आपके लिए चैप्टर एकदम इजी लगेगा और आपको समझने में भी मज़ा भी आएगा, फिर सम सॉल्व करने में भी अच्छा लगेगा। इस चैप्टर का बजट है 3 दिन। 3 दिन में ये चैप्टर कंप्लीट होगा। आपके एग्जाम में मिनिमम ये चैप्टर 5 मार्क्स का है और मैक्सिमम कितने का है 10। मिनिमम 5 मार्क्स और मैक्सिमम कितना है 10 नंबर भी आ सकता है। मैं ये मिनिमम बता रहा हूँ, ठीक है। बट आप अगर थ्योरी व्यूरी मिलाकर के ओवरऑल देखा जाए तो 10 नंबर का चैप्टर है। बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये चैप्टर अगर आप नहीं समझोगे तो इनकम टैक्स एक्ट भी समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि सर ये रेसिडेंशियल स्टेटस क्यों पढ़ते हैं। मैं बता रहा हूँ, एक इंसान है, सपोज मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं देश के अंदर भी पैसा कमा रहा हूँ, उसको अपने क्या बोलते हैं, इनकम इनसाइड द इंडिया। हो सकता है मेरा कोई बिजनेस है जो देश के बाहर है, लेकिन मैं उसका जो ओवरऑल कंट्रोल है वो मैं देश के अंदर से कर रहा हूँ, इंडिया से कर रहा हूँ। तो मैं कोलकाता में बैठ करके कोलकाता में पैसा कमा रहा हूँ, मेरा एक इनकम इंडिया के बाहर है, लेकिन उसका जो कंट्रोल है, उसका जो ऑपरेशन है वो मेरे हाथ में है। या ये भी हो सकता है कि मेरी एक कंपनी है जिसका कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है, जिसमें मैं कुछ भी डिसीजन नहीं लेता हूँ, फिर भी स्टिल वो कंपनी मुझे डिविडेंड दे रही है, फिर भी मुझे वो कुछ ना कुछ डायरेक्टरशिप फीस दे रही है। समझ गए ना? तो अब आप बताओ, मैं इंडिया में रह करके पैसा कमा रहा हूँ, मैं इंडिया के बाहर पैसा कमा रहा हूँ, मैं पूरे वर्ल्ड में पैसा कमा रहा हूँ, मैं पूरे वर्ल्ड में पैसा कमा रहा हूं। तो इनकम टैक्स एक्ट के लिए ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसके लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि अभिषेक पांडे तो यहां पे रह करके, इंडिया में रह करके पूरे वर्ल्ड में पैसा कमा रहा है, तो किस इनकम पे टैक्स लेना है और किस इनकम पे टैक्स नहीं लेना है, ये चैप्टर यही बताता है। कि एक पर्सन इंडिया में भी पैसा कमा रहा है, इंडिया के बाहर भी पैसा कमा रहा है, तो कौन सा इनकम पे टैक्स लगेगा और किस इनकम पे इग्नोर करना। अगर मैं इसका आंसर बताऊं, अगर तुम इस देश के रेसिडेंट हो, अगर इस देश के क्या हो, रेसिडेंट, तो जो इंसान इस देश का रेसिडेंट होता है तो उसके बाद एक चीज और चेक की जाती है, आप रेसिडेंट के साथ साथ आरओआर है या आरएनओआर है। आरओआर का मतलब होता है रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसको अपने बोलते हैं आम आदमी। हम लोग इस देश के कौन से आदमी हैं, आम आदमी है। हम लोग पैदा कहाँ हुए, इंडिया में, बचपन से कहाँ है, इंडिया में। तो आप क्या है, इस देश के आम आदमी है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और अगर इस देश में कोई ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी पैसा कमाए टैक्स तो इंडिया में देना पड़ेगा। अगर आप इस देश के क्या है, आरओआर, क्या है, आरओआर, ये होना चाहिए। हम लोग इस देश का क्या है, आरओआर है, रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। एक बार मुंह से बोलो ना, रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो रूल यही है कि अगर आप इस देश के आरओआर हैं तो इंडिया में पैसा कमाओ या इंडिया के बाहर पैसा कमाओ, आसमान में कमाओ या धरती के अंदर पैसा कमाओ, टैक्स तो देना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अब सोचो इस चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर से पढ़ने से हमें ये समझ में आता है टैक्स कहाँ देना है, कितना देना है, कौन से इनकम टैक्सेबल है, कौन से इनकम एग्जेम्प्ट है, कितना टैक्स यहाँ पे देना, कितना टैक्स बाहर देना, सब कुछ इस चैप्टर से डिसाइड होता है। और एग्जाम्पल, मैं इस देश का रेसिडेंट हूँ बट मैं नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट हूँ पर आम नहीं हूँ, रेसिडेंट हूँ पर ऑर्डिनरी नहीं हूँ, इसको बोलते हैं आरएनओआर। क्या बोलते हैं, आरएनओआर, रेसिडेंट बट नॉट अ ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो उस केस में टैक्स सिस्टम अलग काम करता है। उस केस में कुछ इनकम इग्नोर होगी और कुछ इनकम पे टैक्स लगेगा, कुछ इनकम पे टैक्स लगेगा। अब इसे बंगाल जैसा, आ जाओ, और कैसे हो आप, आ जाओ आ जाओ। कितना, 1 साल बाद देखे आप, 1 साल 1.5 साल,
पास हो रहे हो सारे सेमेस्टर में? हाँ, तुम्हारा सेमेस्टर 5 चल रहा होगा। आप ये लोग 1 में आया 5 में चला गया, समझ में नहीं आया कब। दे भाई बुक दे सेमेस्टर 5। सेम 4 में कितना आया? सेम 4 में 7 नहीं आएगा। पढ़े भी नहीं थे फिर भी 6 आ गया। ये लोग मेरे को डाउट में डाल देता है, बिना पढ़े 6 ला रहे हैं, पढ़ लेगा तो एक्स्ट्रा मार्क लेगा रहेगा कहाँ से। चलो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं भाई। ठीक है, हम बाद में बात करते हैं तुमसे, ठीक है, पढ़ने दे थोड़ा। अब सुनो, मान लो एक बंदा ऐसा है जिसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। वो इंडिया आया था, वो इंडिया आया था, जितना देश में मंदिर वंदिर है सबका दर्शन किया, आशीर्वाद किया और चला गया। बोलते ना 4 धाम है, आया इंडिया का 4 धाम एंजॉय किया और अपने देश चला गया। तो 4 धाम एंजॉय करने में कितना लगेगा? 1 महीना। तो वो इंडिया में आया, हर साल इंडिया में आता है, 4 धाम का यात्रा करता है और देश के बाहर चला जाता है। ओनली 30 डेज वो इंडिया में रहता है। अब क्वेश्चन आ रहा है, सर वो इंडिया में आता है 30 दिन रहता है, अब आप बताइए 30 दिन रह करके कुछ पैसा भी कमाता है? अब आप बताइए सर, जो इंडिया में रह करके पैसा कमा रहा है वो, या इंडिया में रह करके जो भी पैसा वो रिसीव कर रहा है, क्या उसके ऊपर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? ये चैप्टर वही बताएगा। मतलब समझ रहे हो, एक कोई फॉरेनर है, इंडिया में आया, 1 महीना 2 महीना रहा, 2 महीना तो नहीं बोलूंगा, 1 महीना के अंदर 1 महीना रहा, 20 दिन 25 दिन रहा और इंडिया में कुछ पैसा भी कमा लिया। अब ये चैप्टर बताएगा किस पैसे पे वो टैक्स लगेगा और किस पैसे पे टैक्स नहीं लगेगा। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर आपको ये बताता है कि अगर आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो कौन सी इनकम पे टैक्स लगेगा और कौन सी इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। अगर आप रेसिडेंट हैं बट नॉट अ ऑर्डिनरी रेसिडेंट, मतलब RNOR है, तो किस इनकम को इग्नोर करना और किस इनकम को टैक्सेबल करना है। अगर आप एक NRI है, आप क्या है NRI, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और इंडिया में रह करके पैसा कमाते हैं, तो आपको टैक्स देना है या आपको टैक्स नहीं देना है, सब कुछ ये चैप्टर आपको बताने वाला। तो ये चैप्टर इनकम टैक्स का क्या बोलते हैं? फाउंडेशन बोलते हैं, कोर बोलते हैं। ठीक है, तो ये था भाई, ये चैप्टर पढ़ते क्यों है, ये वाई था। अब एक समझो रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये चैप्टर क्या बोलता है कि अगर आप इस देश के रेसिडेंट हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि सर ये रेसिडेंशियल स्टेटस हर एक साल निकाला जाता है या एक बार निकाला जाता है? जैसे आपको बता रहा हूँ, इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि मान लो एक इंसान है, वो 2 साल के लिए बाहर गया, 2 साल के लिए बाहर गया, फिर वो 1 साल के लिए इंडिया में आ गया, फिर वो 5 साल के लिए बाहर गया, फिर वो 2 साल के लिए इंडिया आ गया, तो लोग तो आते जाते रहेंगे। तो इसका मतलब जब लोग आ रहे हैं जा रहे आ रहे जा रहे, तो ये जो रेसिडेंशियल स्टेटस है फिक्स तो हो ही नहीं सकता। लेकिन लोग आ रहे हैं फिर जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। कभी कोई आ रहा है तो 2 साल के लिए आ रहा है, चला गया तो 5 साल के लिए चला गया, फिर आया तो 3 साल के लिए आया, चला गया 10 साल के लिए चला गया। तो लोगों का क्या है, देश में आना जाना लगा है। तो कभी भी जो रेसिडेंशियल स्टेटस होता है वो फिक्स नहीं हो सकता। तो हर 1 साल आपको रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना पड़ेगा। तो जो रेसिडेंशियल स्टेटस चेक होगा वो फिक्स होगा या हर 1 साल होगा? हर एक साल आपको रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना पड़ेगा, क्योंकि लोग फिक्स नहीं है, बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत लोग क्या है जा रहे हैं। विजय माल्या के बीच में देखो इंटरव्यू आया था ना, उसमें एक अच्छा वर्ड बोला था कि मेरा जो अकाउंटेंट है, तुम लोग अगर इंटरव्यू ध्यान सुना होगा क्योंकि ये क्लिप बहुत वायरल हुआ था, तो विजय माल्या मैंने बोला कि मेरा जो अकाउंटेंट है उसने मेरे को सजेशन दिया कि 180 दिन से कम रहना इंडिया में, क्योंकि अगर 180 दिन से ज़्यादा इंडिया में रह जाओगे तो टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। देखना उनका इंटरव्यू में बोला गया है कि उनका जो अकाउंटेंट, इसलिए तो कॉमर्स की इज्जत है, बड़े बड़े लोग को बचा देता है, नहीं तो बड़ा बड़ा लोग पैसा कमा के डूब जाएगा। अब आया हुआ सामने। तो विजय माल्या ने बोला मेरा जो अकाउंटेंट, मेरा जो CA है, उसने बताया कि कितना दिन इंडिया में रहना है और कितना दिन इंडिया में नहीं रहना है। उसके हिसाब से आज तक विजय माल्या इस देश का ऑर्डिनरी बन ही नहीं पाया। विजय माल्या, क्योंकि विजय माल्या का जो बिजनेस है वो पूरे वर्ल्ड वाइड है,
किसी को लगता है विजय माल्या इंडिया से भाग गया, किंगफिशर डूब गई, ये डूब गई, वो रोड पे आ गया। उसका उसका कॉन्फिडेंस पता क्या था बोलने का? बोला इंडिया से तो हम बहुत कम कमाते थे। ज़्यादा कहाँ कमाते हैं? इंडिया के बाहर। और सोचो अगर विजय माल्या इस देश में ROR हो जाता, क्या हो जाता? ROR, क्या बोलते इसको? रेसिडेंट, बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। भाई साहब कमाता पूरे इंडिया के बाहर, टैक्स कहाँ देता? इंडिया के अंदर। दैट इज वाई बड़ा बड़ा लोग इंडिया में रहता ही नहीं है। आप समझा? ये बड़ा बड़ा लोग बोलते ना फुटानी कर रहा है इंडिया के बाहर, है फुटानी थोड़ी कर रहा है, टैक्स बचा रहा है। जब भी कोई बड़ा आदमी जाए इंडिया के बाहर, बाय टैक्स। ऐसे बोलना उसको, बाय बोलना, बाय टैक्स। क्योंकि अगर उसको पता है अगर इस देश का वो ROR बन गया तो कमाएगा वेस्ट इंडीज में, भरेगा टैक्स दादी के सामने, जो दादी है ना देश की, उनके सामने टैक्स भरेगा। निर्मला सीतारमन आया बात सामने। इसीलिए बड़ा बड़ा लोग जल्दी ना वो अपना रेसिडेंशियल स्टेटस को एकदम चेंज करते रहे। उनको पता है अगर रेसिडेंशियल स्टेटस को मेंटेन नहीं किया तो इतना टैक्स मांग लेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ये लोग दे नहीं पाएगा। इनका मजबूरी भी है। प्रॉब्लम क्या है इनका? वो ऐसा कुछ नहीं, वो चोर है। दिक्कत क्या है ना, इस देश में प्रॉब्लम क्या है, इस देश में कोई भी बड़ा आदमी अगर बनता है ना तो लोग उसका बुराई करते हैं। इस देश का ये दुर्भाग्य है। इस देश, अरे आज तुम गरीब हो, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम थोड़ा सा अच्छा खाना खाने लगो, थोड़ा अच्छा पहनने लगो, थोड़ा सा 2-4 गाड़ी वाड़ी ले लो, घर ले लो, तुम्हारा बुराई स्टार्ट। ये दुर्भाग्य इस देश का। ये सबके साथ होने वाला। मान लो हम तो छोटा आदमी, थोड़ा बहुत मेरे साथ भी होते रहता है तो हमको लगता है हम ग्रो कर रहे हैं। थोड़ा बुराई बुराई होता है तो हमको लगता है हम ग्रो कर रहे हैं। जब बुराई बुराई नहीं होता तो हमको डाउट होता है, हम ठीक ठाक लगता काम नहीं कर रहे। जब बुराई होता है तो हमारा ठीक है, सही पाथ पे चल रहे हैं। तो तुम्हारा भी जब थोड़ा बुराई बुराई होगा तो तुम समझ जाना कि लाइफ में तुम लोग कुछ, इंडिया में ना, इंडिया में बैंक बैलेंस देख करके लोग पता नहीं करते वो अमीर है गरीब है, जितनी जिसकी बुराई उससे पता चलता है वो कितना ग्रो किया है। तो कहने का मतलब क्या, इस देश में प्रॉब्लम है। इस देश में क्या, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो अब आप याद रखिए, जो बड़े आदमी देश के बाहर जा रहे हैं या देश के अंदर आ रहे हैं तो वो अपना दिन को काउंट करते हैं, उसके हिसाब से वो अपना काउंटिंग रखते हैं। रीजन क्या है? रीजन क्या मैं बता रहा हूं। मान लो मेरी एक कंपनी है यूएसए में, तो यूएसए में जो टैक्स सिस्टम है वो दो है। जैसे हमारे यहाँ पे स्टेट टैक्स है और एक सेंट्रल टैक्स है, वैसे ही यूएस में भी सेम है। एक, अगर आप न्यूयॉर्क में हैं तो आपको न्यूयॉर्क की गवर्नमेंट को अलग टैक्स देना पड़ेगा और जो यूएस की गवर्नमेंट है उसको अलग टैक्स देना पड़ेगा, और बहुत भयंकर टैक्स है। तो अगर मेरी कंपनी यूएस में है तो वो 2 टैक्स दे रही है। एक टैक्स दे रही है न्यूयॉर्क सिटी को जो स्टेट में है, और एक टैक्स दे रही है यूएस गवर्नमेंट को। 2 टैक्स वहां दे रहे हैं, 2 टैक्स वहां दे रहे हैं। और सोचो अगर मैं इस देश का हो गया और इस देश का ROR हो गया तो उस कंपनी ने जो मुझे पे किया तो मैं इधर भी टैक्स दे रहा हूं। तो एट द एंड कंपनी का पैसा से तो टैक्स जा रहा है, क्योंकि कंपनी एक तो वहां टैक्स दे रही है, एक तो वहां टैक्स दे रही है, और मैं भी अगर उस कंपनी का डायरेक्टरशिप हूं, मैं कमा रहा हूं इनकम, जैसे कंपनी इनकम टैक्स दे रही है वैसे मैं भी इनकम टैक्स दे रहा हूं। तो मैंने भी न्यूयॉर्क में टैक्स दिया और यूएस गवर्नमेंट का टैक्स दिया। फिर मैं अगर इस देश का ROR हो गया तो मुझे इंडियन गवर्नमेंट को भी टैक्स देना पड़ेगा। भाई अगर मैं 3 जगह बट गया तो मेरे घर पे याद हो छोटे छोटे थे, वो कहाँ जाएंगे? मेरा घर तो बर्बाद हो जाएगा। तो कहने मतलब कि अगर मैं 3-3 जगह पे मैं टैक्स दूंगा तब तो मैं तो रोड पे आ जाऊंगा। फिर कमा के फायदा क्या है? लोगों के अंदर मोटिवेशन कम हो जाएगा। मनी इज अ मोटिवेशन। डायरेक्टली बता रहा हूँ, सबसे बड़ा अगर किसी को मोटिवेट करना है, पैसा दिखा दो। तुम लोग बोलता पढ़ने में मजा नहीं आ रहा, हम बोले एक चैप्टर तैयार कर 1 लाख रुपया देंगे। सर कौन सा चैप्टर पढ़ना बताओ ना। मनी इज अ मोटिवेशन। और इनिशियली जब आप यंग एज में होते हैं ना तो सबसे बड़ा मोटिवेशन यही होता है, नेम और फेम। और नेम और फेम डायरेक्टली लिंकअप है मनी से। बोलते हैं ना नेम और फेम चाहिए, तो डायरेक्टली किससे लिंकअप है? मनी से। तो मनी से मोटिवेशन, तो इसको तो बना के रखना है, अब मनी को तो इंपॉर्टेंट सेव करके रखना है। दैट इज वाई बड़े बड़े कंपनीज, बड़े बड़े लोग अपना रेसिडेंशियल स्टेटस, अच्छा कुछ लोग को लग रहा है हम कहीं और चले गए, नहीं, इसी चैप्टर में हम इस चैप्टर के बाहर नहीं गए, बट थोड़ा सा इस चैप्टर का एक बैकग्राउंड सेट कर रहे हैं कि ये चैप्टर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और तुम्हारे लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि तुम लोग क्या जीवन में भिखारी रहेगा? तुम लोग जीवन भर माँ बाप के पैसे से पलेगा जीवन भर? धरती पर रहेंगे तब भी, धरती के ऊपर जाएंगे तब भी, उधर से पैसा टपकेगा बारिश के साथ। ऐसा नहीं, फ्यूचर में तुम लोग भी बड़ा आदमी बनेगा। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? कुछ लोगों को भरोसा ही नहीं हो रहा है।
कुछ लोग रहा है सर, कुछ लोग रहा है सर, गरीबी इतनी हावी है मुंह से निकल नहीं रहा है कि बड़े आदमी हम बन के दिखाएंगे। दीप्ति बन जाएगी तो एक चैनल सर ग्रो हो जाता ठीक है, तो कहने मतलब तुम लोग भी लाइफ में अच्छा काम करेगा, अच्छा पैसा कमाएगा, तो तुम्हारे लिए चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इन फ्यूचर रेसिडेंशियल स्टेटस को मेंटेन करके चलना, समझ गया ना? ओके, अब इस चैप्टर पे आते हैं। चैप्टर क्या बोलता है भाई? रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करेंगे एक बार या हर साल? जवाब बोलो ना, एक बार या हर साल? हर साल चेक करेंगे। क्यों चेक करेंगे? किस इनकम पे टैक्स लगेगा और किस इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा, ये चैप्टर्स पे हम लोग करते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है जो पलक के दिमाग में आ रहा है कि इतना तो आप सब कुछ बक दिए, पहले ये बताइए चेक कैसे करना है। पलक यही सोच रही है, सब कुछ तो ठीक है, समझ में आ गया, हम अमीर बन गए, लेकिन अब मेन मुद्दा पाइए चेक कैसे करना। तो पलक तेरे लिए है, तुम लोग भी सुन लेना। रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करने का पहला दो तरीका है। इसके लिए हम लोग सेक्शन 6 फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करते हैं? अच्छा, सेक्शन 6 में वही है तुम्हारा, उसमें क्लॉज 1 है, 2 है, सब सेक्शन 1 है, 2 है, फिर सब सेक्शन 6 है, ठीक है। तो अभी आप लोग ना सब सेक्शन के चक्कर मत आना, क्योंकि धीरे धीरे अभी लॉ आपके मन में आएगा धीरे धीरे। तो अभी ये सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, इसके चक्कर मत पड़ना। हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा यही है, सेक्शन 6 याद हो जाए, यही सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे लिए। मुद्दा नहीं है कि हमको सेक्शन के बाद सब सेक्शन भी याद करना है, समझ गए मेरा बात? तो क्योंकि लॉ में प्रॉब्लम क्या है कि एक सेक्शन तो नहीं है, लॉ में हजारों सेक्शन है, लाखों सेक्शन है, तो कितना सेक्शन आप याद कर पाओगे? दैट इज वाई आपको एक मेन सेक्शन याद करना है। तो रेसिडेंशियल स्टेटस को चेक करने के लिए जो आपका मेन सेक्शन है वो क्या है? सेक्शन 6। तो सेक्शन 6 बोलता है कि अगर आपको रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना है तो इसके लिए 2 कंडीशन दिए गए हैं। कितने कंडीशन दिए गए हैं? 2 कंडीशन। दोनों में से कोई एक भी कंडीशन आपने फुलफिल कर दिया, दोनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर आपने फुलफिल कर दिया तो आप इस देश के हो जाएंगे रेसिडेंट। क्या हो जाएंगे? रेसिडेंट। जैसा कि देखो पहला कंडीशन तुम्हारे स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये वाला पहला कंडीशन है। पहले इस पढ़ाने से पहले मैं ये प्रीवियस ईयर का जो झमेला है वो मैं खत्म कर देता हूँ। प्रीवियस ईयर का जो झमेला वो मैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर पिछले साल का नोट्स है तो उसके हिसाब से प्रीवियस ईयर लिखा, तो मैं कट कर दे रहा हूँ। ये जो प्रीवियस ईयर मैं कट कर दिया। सुनो, यहाँ पे ना तुमको प्रीवियस ईयर का क्या झमेला है, यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर ऐसे बोला जाएगा, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर और लास्ट प्रीवियस ईयर। जब भी क्वेश्चन बोलेगा इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, वर्ड देखना इमीडिएटली। देखो भैया, लॉ ना सीधा नहीं बोलता है, लॉ बोलता है घर जाना है, सीधा रास्ते से नहीं जाना, टेढ़ी मेढ़ी रास्ते से जाना है। तो लॉ का जो लैंग्वेज है वो सीधा नहीं है, वो टेढ़ा मेढ़ा है। तो लॉ क्लियरली नहीं बोलता, घुमा फिरा के बोलता। पैसिव लैंग्वेज समझता तुम लोग? अरे पढ़ा है ना एक्टिव पैसिव, तो जितने भी लैंग्वेज हैं लॉ के सारे पैसिव में हैं। तो तुम लोग जब एक्टिव को पैसिव करता था तो थोड़ा सा अजीब से लगता था। तो लॉ भी, जितना भी लॉ का लैंग्वेज सब पैसिव में है, एक्टिव में है ही नहीं। तो ये जो जब भी आपको रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ोगे उनके प्रोविजन में अगर ये लिखा रहेगा इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, क्या बोलो ना, इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, इसका मतलब होता है करंट प्रीवियस ईयर। इसका मतलब क्या होता है? करंट प्रीवियस ईयर। और जब भी लॉ में ये लिखा रहेगा लास्ट प्रीवियस ईयर, क्या लिखा रहेगा? लास्ट प्रीवियस ईयर, इसका मतलब होता है करंट प्रीवियस ईयर से ठीक पिछले वाला साल, करंट प्रीवियस ईयर से ठीक पिछले वाला साल। अब क्वेश्चन है कि सर हमारा करंट प्रीवियस ईयर क्या है? देखो अभी आज का डेट क्या है, तुम लोग को तरीका बता रहा हूं कैसे निकालना है। आज का डेट क्या है? 11 दिसंबर 2025, यही डेट है ना? ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो फाइनेंशियल ईयर चालू हुआ है, कब चालू हुआ है? 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 मार्च 2026। तो ये जो ईयर चल रहा है, ये जो ईयर चल रहा है, ये हमारा 25-26 चल रहा है। शॉर्ट में क्या बोलूं? 25-26। ये जो 25-26 है, 25-26 है, ये हमारा असेसमेंट ईयर है। कौन सा ईयर है? असेसमेंट ईयर है। पढ़ाए थे ना असेसमेंट और प्रीवियस ईयर। अच्छा, 25-26 मेरा कौन सा ईयर है? असेसमेंट ईयर। इसके ठीक पिछले वाला साल क्या होगा? प्रीवियस ईयर। तो अगर 25-26 आपका असेसमेंट ईयर है तो प्रीवियस ईयर क्या होगा? 24-25। तो हमारा जो करंट प्रीवियस ईयर है वो क्या है? 24-25। आप जब एग्जाम में बैठोगे तो क्वेश्चन भी आएगा तो उसमें 24-25 लिखा रहेगा।
या तो लिखा रहेगा 24-25 तो वर्ड होगा प्रीवियस ईयर, अगर लिखा रहेगा 25-26 तो वर्ड होगा असेसमेंट ईयर। तो हमारा अभी जो करंट प्रीवियस ईयर है वो कौन सा है? 24-25। तो जब भी आपको बोला जाए करंट प्रीवियस ईयर या इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, इसका मतलब वो 24-25 की बात हो रही है। तो यहां पे हमारा कौन सा ईयर होगा? 24-25। जब भी आपसे बोलेगा लास्ट प्रीवियस ईयर, तो 24-25 से ठीक पिछले वाला साल क्या होगा? 23-24। 24-25 से ठीक पिछला वाला साल क्या होगा? 23-24। तो 23-24 हमारा लास्ट प्रीवियस ईयर है। तो करंट प्रीवियस ईयर क्या है? 24-25। लास्ट प्रीवियस ईयर क्या है? 23-24। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए 4 लास्ट प्रीवियस ईयर, 4 लास्ट प्रीवियस ईयर, तो इसके पिछले वाला साल बताओ ना। 23-24 ये 1 हो गया, 22-23 2 हो गया, 21-22 3 हो गया, और 20-21 क्या हो गया? 4। तो जब इसको बोलते हैं इसको अपने बोलते हैं लास्ट 4 प्रीवियस ईयर। इसको अपने क्या बोलते हैं? लास्ट 4 प्रीवियस ईयर। तो जब लास्ट वर्ड आ जाए तो करेंट प्रीवियस ईयर से ठीक पिछला वाला साल। तो 2 वर्ड मैंने क्लियर करवा दिया। एक होता है इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, मतलब करंट प्रीवियस ईयर। जब बोलेगा लास्ट प्रीवियस ईयर का मतलब करंट प्रीवियस ईयर से ठीक पिछला साल, करंट प्रीवियस ईयर से ठीक पिछला साल। तो लास्ट प्रीवियस ईयर आपका चालू होगा 23-24 से। लास्ट प्रीवियस ईयर कहाँ चालू होगा? 23। तो अभी तुम्हारे एग्जाम के, देखो एग्जाम आपको पास करना है, आपको मैंने तरीका बता दिया कैसे निकालना है, बट आप कहीं ना कहीं कॉपी की जगह लिख लो। 3 चीज़ आप लिख लो, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए 3 चीज़ आप लिख लो, तो फटाफट आपका दिमाग काम करेगा। लिखो पहले असेसमेंट ईयर, आपके एग्जाम के लिए बता रहा हूँ। और एक दुर्भाग्य बताऊं, सेम 4 में जो टैक्स सिस्टम तुम लोग फॉलो किया है ना, ये अभी जो तुम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये सेम 3 तक अप्लीकेबल नहीं रहेगा। सेम चीज़ कहाँ अप्लीकेबल रहेगा? सेम 4 तक। तो जो अभी लिखवा रहा हूँ ना, ये सेम 3 में भी अप्लीकेबल रहेगा और सेमेस्टर 4 में भी अप्लीकेबल। ये बात मुझे नहीं पता था, ये बात मुझे पता चला कैलकाटा यूनिवर्सिटी का पेपर देख करके। रीज़न बता रहा हूँ, एक चैप्टर था उसमें आया था अमेंडमेंट, तो वो अमेंडमेंट अप्लीकेबल था करंट प्रीवियस ईयर के लिए, कैलकाटा यूनिवर्सिटी वो अमेंडमेंट फॉलो ही नहीं किया। कैलकाटा यूनिवर्सिटी का जो बुक्स थे, जो मार्केट में जो बुक्स अप्लीकेबल थे और जो प्रोफेसर थे, वो करंट प्रीवियस ईयर में वो अमेंडमेंट फॉलो नहीं करते, क्योंकि वो अमेंडमेंट में लिखा हुआ था कि दिस अमेंडमेंट इज अप्लीकेबल टू करंट प्रीवियस ईयर। और यूनिवर्सिटी का जो क्वेश्चन सेट किया गया था, या जो प्रोफेसर जो बुक्स वगैरह बना कर लॉन्च करते हैं, तो उसमें अमेंडमेंट फॉलो नहीं था। तो अगर मैं मोटा मोटा एक चीज़ बताऊँ, हमारा जो कैलकाटा यूनिवर्सिटी है वो 1 साल पीछे है। तो जो भी अमेंडमेंट आता है ना, लगभग उसमें 1 साल पीछे वाला अमेंडमेंट यहाँ पे चलता है, ठीक है। बट यहाँ पे दिक्कत क्या है ना, टैक्स में नॉलेज से ज़्यादा आपको थोड़ा सा अमेंडमेंट फॉलो करना पड़ेगा, चेंजेस बहुत आना पड़ता है। जैसे अब आने वाली जो बैचेस हैं, आने वाली जो फ्यूचर बैचेस हैं ना, पूरा टैक्स सिस्टम चेंज हो रहा है, तो हमारा नोट्स भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि चीज़ें बदल रही हैं, ठीक है। लिखो तो पहला असेसमेंट ईयर लिखो 25-26, लिखो तो असेसमेंट ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 25-26। करंट प्रीवियस ईयर ब्रैकेट में लिखना इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, करंट प्रीवियस ईयर ब्रैकेट में लिखना इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, वो हमारा है 24-25। करंट प्रीसीडिंग, PRECEEDING, प्रीसीडिंग, इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, वो क्या है? 24-25, ठीक है। फिर लिखो लास्ट 4 प्रीवियस ईयर, तो लास्ट 4 प्रीवियस मतलब करंट प्रीवियस ईयर को छोड़ करके जो प्रीवियस ईयर है। तो करंट प्रीवियस ईयर क्या है? 24-25। तो उससे ठीक पिछले वाला साल क्या होगा? 23-24। तो लिखो ना 23-24 कॉमा 22-23 कॉमा 23-24 22-23 21-22 20-21।
23 24, 22 23, 21 22, 20 21। ये हमारा लास्ट 4 प्रीवियस ईयर है। अब अगर याद रहता है तो फिर ये चैप्टर में तुमको तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आप कहीं कहीं बोलेगा लास्ट 7 प्रीवियस ईयर, लास्ट 10 प्रीवियस ईयर, तो काउंट कर लेगा ना तुम लोग, ठीक है, काउंट कर लेगा ना। बस एक काम करना तुम लोग, जहाँ पे तुम लोग 23 24 लिखा है ना उसको लिख देना फर्स्ट। अरे जहाँ 23 24 लिखा है ना इसको लिख देना फर्स्ट, उसके बाद लिखना सेकेंड, उसको लिखना थर्ड। ये 4 बस याद कर लो, सेकेंड, फिर लिख लेना थर्ड, फिर लिखना फोर्थ, उसके ऊपर में या नीचे में कहीं पर भी लिख लेना, ठीक है ना। तो अगर आपसे बोलेंगे, अगर आपसे कोई बोलेगा लास्ट 2 प्रीवियस ईयर तो 23 24 22 23, 3 बोलेगा तो 23 24 22 23 21 22, 4 बोलेगा तो 23 24 22 23 21 22 20 21, 7 बोलेगा तो काउंट कर लेना, 10 बोलेगा तो काउंट कर लेना, समझ गए ना। ओके, आते हैं कंडीशन पे, आते हैं कंडीशन में। पहला कंडीशन क्या बोल रहा है कि अगर आप करंट प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा, अगर आप करंट प्रीवियस ईयर, तो करंट प्रीवियस ईयर क्या है 24 25, अगर आप 24 25 में 182 दिन या उससे ज्यादा 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रिसाइड करते हैं, इंडिया में रिसाइड करते हैं, तो आप इस देश का क्या है, रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप क्या है, रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर क्वेश्चन आ रहा है सर अगर मैं करंट प्रीवियस ईयर में 182 डेज नहीं रहा, अगर आप करंट प्रीवियस ईयर में 182 डेज से कम रहते हैं तो आपके लिए सेकंड कंडीशन फॉलो है। अगर आप पहला कंडीशन फुलफिल नहीं करते, अगर आप पहला कंडीशन फुलफिल नहीं करते हैं, अगर आप ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो अब आपको ये वाला कंडीशन चेक करना पड़ेगा। सेकंड कंडीशन क्या बोलता है, अगर आपने पहला कंडीशन फुलफिल कर दिया तो फिर इसको चेक करने का जरूरत नहीं है। सेकंड कंडीशन तभी चेक करोगे जब ये वाला फुलफिल नहीं हो रहा, जब पहला वाला फुलफिल नहीं हो रहा। तो मान लेते हैं कि मैं 190 डेज था तो पहला कंडीशन फुलफिल, तो मुझे अब ये चेक करने का जरूरत नहीं है। मान लेते हैं मैं 150 डेज था, मैं कितना था 150 डेज था, तो पहला कंडीशन तो फुलफिल नहीं हुआ, तो मैं अब क्या चेक करूंगा, सेकंड कंडीशन आप तभी चेक करोगे जब पहला कंडीशन फुलफिल नहीं होता, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, अगर आप करंट प्रीवियस ईयर में 60 डेज रहते हैं या उससे ज्यादा रहते हैं, और ऑब्वियसली लेस देन 182 डेज, क्योंकि ये मैं तभी चेक कर रहा हूं जब मैं 182 दिन से कम रह रहा हूं, है ना। तो अगर मैं बोलता हूं 60 डेज और मोर लेस देन 182 डेज, इसका मतलब मैं कौन सा कंडीशन चेक कर रहा हूं, मैं सेकंड वाला, क्योंकि जैसे ही मैं 182 दिन या उससे ज्यादा रहा तब तो मैं इसको चेक करने का जरूरत ही नहीं है, समझ गया ना। तो पहला कंडीशन क्या बोलता है कि अगर आप करंट प्रीवियस ईयर में 182 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रिसाइड करते हैं तो आप क्या इस देश के रेसिडेंट है। इस क्लास में आई थिंक सब लोग 182 दिन से तो रहा ही होगा, चाहे बंगाल में रहा होगा या बिहार में या यूपी में या आपका जो नेटिव प्लेस है, समझ गया ना। कहीं पर भी रहे हो इंडिया के अंदर 182 दिन या उससे ज्यादा रहे हो तो आप इस देश से क्या हो गए, रेसिडेंट। सर पहला कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो क्या चेक करेंगे, सेकंड कंडीशन क्या बोलता है कि अगर आप करंट प्रीवियस ईयर में 60 डेज या उससे ज्यादा, एंड ब्रैकेट दिख रहे हो क्या है, एंड का मतलब आपको ये वाला भी कंडीशन फुलफिल करना है और साथ ही साथ ये वाला भी कंडीशन फुलफिल करना। एंड का मतलब आपको दोनों कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। तो सेकंड वाला बोलता है कि अगर आप करंट प्रीवियस ईयर में 60 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहते हैं एंड लास्ट 4 प्रीवियस ईयर में मिला जुला करके 360 डेज या 365 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहते हैं तो आप क्या हो गए, देश के रेसिडेंट हो गए। तो पहला क्या बोलता है, पहला क्या बोलता है, अगर आप करंट प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा 182 दिन या उससे ज्यादा इंडिया में रिसाइड करते हैं करंट प्रीवियस ईयर में, मतलब 24-25 में, तो आप क्या हो गए, इस देश के रेसिडेंट। मान लेते हैं कोई ऐसा पर्सन है जो पहला कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है तो क्या चेक करेंगे, सेकंड कंडीशन। अच्छा, सेकंड कंडीशन में बीच में एंड है, एंड का मतलब आपको करंट प्रीवियस ईयर भी चेक करना पड़ेगा और जो लास्ट 4 प्रीवियस ईयर वो भी चेक करना पड़ेगा। तो सेकंड कंडीशन बोलता है कि अगर आप करंट प्रीवियस ईयर में 60 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रिसाइड करते हैं,
60 डेज या उससे ज़्यादा इंडिया में रिसाइड करते हैं, एंड लास्ट 4 प्रीवियस ईयर में कितना, लास्ट फोर प्रीवियस लिखवाया ना, लास्ट 4 प्रीवियस ईयर में मिला जुला करके चारों को काउंट करेंगे, लास्ट 4 प्रीवियस ईयर में मिला जुला कर, मतलब लास्ट 4 प्रीवियस ईयर में अगर आप 365 डेज या उससे ज्यादा 365 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रिसाइड करते हैं तो आप इस देश के क्या है, रेसिडेंट्स। क्या है, रेसिडेंट। अब एक तुमको ट्रिक बता रहा हूं, लास्ट 4 प्रीवियस जब निकालोगे ना तो तुम लोग पहले ईयर लिख लेना। क्या लिख लेना, ईयर। और मान लो 23-24 है तो 23-24 में कितना साल रहा है उसको काउंट कर लेना, 21-22 में कितना रहा उसको काउंट कर लेना, 20-21 में कितना रहा उसको काउंट कर लेना, फिर सबको ऐड करना। अगर 365 डेज से ज़्यादा है, या तो 365 डेज है या उससे ज़्यादा, तो क्या बन गया, देश का रेसिडेंस। मेरा एक क्वेश्चन है, मैं करंट प्रीवियस ईयर में 50 दिन रहा है, मेरा एक क्वेश्चन है, जवाब देना। अगर मैं करंट प्रीवियस ईयर में 50 दिन रहा हूं तो क्या लास्ट 4 प्रीवियस ईयर चेक किया जाएगा, बोलो। मतलब क्वेश्चन तुम लोग कंफ्यूज हो, मतलब क्वेश्चन ठीक था, क्वेश्चन ठीक था अगर तुम लोग कंफ्यूज होता है। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं करंट प्रीवियस ईयर में मैं 50 दिन था, करंट प्रीवियस ईयर में कितना था, 50 दिन था, तो क्या लास्ट 4 प्रीवियस ईयर चेक करना पड़ेगा, लाइव स्टूडेंट। लाइव स्टूडेंट, ये लाइव बोला तुम लोग बोलेगा या घर आए तुम लोग का, ज्यादा हो गया ना नहीं बोलेगा, लोग कंफ्यूज है। कुछ लोग बोल रहे कैसा टीचर कंफ्यूज कर दिया। सुनो भैया आंसर इज नहीं चेक करेंगे, क्योंकि जब तक आप ये वाला कंडीशन फुलफिल नहीं करेंगे तब तक आपको इसका जरूरत नहीं है। अगर आप 60 डेज है या उससे ज्यादा है, ग्रेटर देन इक्वल, अगर आप 60 डेज है या उससे ज्यादा, तब जाकर के लास्ट 4 प्रीवियस से चेक किया जाएगा। अब तुम लोग को मैं कुछ इमोशनल करूंगा, तुम लोग मेरे को मन में गाली मत देना। तुम लोग इंटरनल में फेल हो गया तुम लोग इंटरनल में फेल हो गए, एक्सटर्नल का महत्व है तुम लोग अगर इंटरनल में फेल हो गया तो एक्सटर्नल तो बस मिलने जाएंगे दोस्त यार से एग्जाम के टाइम पे, क्योंकि एक्सटर्नल कितना भी अच्छा हो जाए आपको इंटरनल में पास होना जरूरी है। अगर तुम पहले ही पढ़ा हुआ फेल हो गया, पहले ही कंडीशन में तुम फेल हो गया, तो बाकी कंडीशन चेक करने का जरूरत तो नहीं है। वही चीज़ है कि आपको अगर आप 70 डेज हैं तो इसका मतलब 60 या 60 से ज़्यादा है, तब जाकर के लास्ट 4 प्रीवियस ईयर चेक किया जाएगा कि लास्ट 4 प्रीवियस ईयर में 365 डेज थे या नहीं थे। अच्छा एक चीज़ सुनो, हो सकता है ये लास्ट 4 प्रीवियस ईयर में हो सकता है 2 साल में इंडिया आया नहीं, हो सकता है 2 साल में इंडिया नहीं आया, तो जो 2 साल में इंडिया नहीं आया तो कोई बात नहीं, उसके सामने मैं नील लिख दूंगा। तो लास्ट 4 प्रीवियस ईयर में 2 साल में आया ही नहीं, 2 साल में आया तो जितना दिन था उतना दिन काउंट करेंगे। तो जरूरी नहीं है आपको हर एक साल आना पड़ेगा, जरूरी नहीं है कि आपको हर एक साल आना पड़ेगा, हो सकता है आप एक ही बार आए, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट 4 प्रीवियस, इसलिए तो मैं एक वर्ड बोला था ना मिला जुला करके, इसका मतलब लास्ट 4 प्रीवियस ईयर में काउंट होगा, हर एक साल काउंट किया जाएगा। तुम लोग तो सिर्फ 4 साल पे अटका हुआ, मेरा वर्ड पे फोकस नहीं कर रहा। मिला जुला के मतलब क्या, हर एक साल काउंट करेंगे, जिस साल आए हो वो भी काउंट करेंगे, जिस साल नहीं आए हो वहां पे क्या कर देंगे, नील, फिर बाद में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो कैसे ऐड करेंगे, तुम लोग को एग्जाम में लिखने का तरीका क्या होगा, 23-24 पहला साल, फिर 22-23 दूसरा साल, फिर 21-22 तीसरा, फिर क्या होगा 20-21 चौथा। हो सकता है यहां पे नहीं आए, यहां पे नहीं आए, पर यहां पे आए थे, यहां पे आए थे कितना दिन, 250 दिन, यहां पे आए थे 250 दिन, तो दोनों ऐड कर कितना हो गया 500 दिन। तब भी तो लास्ट 4 प्रीवियस ईयर में मिला जुला करके आप 365 डेज से ज्यादा हैं, तो आप इस देश के क्या हो गए, रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जरूरी नहीं है आपको हर एक साल इंडिया आना ही पड़ेगा, ठीक है ना। ओके एक चीज और बता रहा हूं, हेलो एक चीज बता रहा हूं, आज पूरा क्लास ही लेट हो गया, एक चीज बता रहा हूं,
जिस दिन आप इंडिया आए वो वाला भी दिन काउंट करेंगे, जिस दिन आप इंडिया आए आप वो वाला भी दिन काउंट करेंगे, और जिस दिन आप इंडिया लेफ्ट हुए या जिस दिन आप इंडिया को छोड़ दिए वो वाला भी दिन काउंट करेंगे। द डे जिस दिन आप आए वो वाला भी दिन काउंटिंग होगा, जिस दिन आपने छोड़ा इंडिया वो वाला भी दिन काउंट होगा। मतलब वही 12 बजे वाला, 12 बज गया तो बर्थडे वाला, समझ गया ना? जैसे ही 12 बज गया तो वो दिन काउंट होगा। अब बोलोगे सर सुबह का 6 बजे फ्लाइट पकड़ के भाग गए, तो जो सुबह 6 बजे फ्लाइट पर भाग गए तो 12 बज चुका था, तो इंडिया में काउंट होगा। इंडिया में थे ना, अरे एक ही घंटा थे पर थे ना, 1 घंटा थे पर थे, तो आउट होगा, काउंट होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि जिस दिन आप इंडिया छोड़ गए वो दिन काउंट नहीं होगा, नहीं। जिस दिन इंडिया में आप इंटर करते हैं तभी तो लिखाएगा वेलकम टू इंडिया, और जिस दिन आप इंडिया छोड़ते हैं तो दोनों दिन काउंट होगा। तो जब हम लोग काउंटिंग करेंगे तो वाला भी दिन काउंट करेंगे जिस दिन इंडिया में आया था, और वो वाला भी दिन काउंट करेंगे जिस दिन इंडिया छोड़ करके चला गया। ये था पहला बात। दूसरा बात सुनो, बहुत सारे लोग ना बड़े बड़े मर्चेंट नेवी का जॉब करते हैं। नाम सुना मर्चेंट नेवी? जो क्योंकि हमारे इंडिया का 70 to 80% जो ट्रेड होता है, जो एक देश से दूसरे देश में, जो जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं, तो इंडिया का जो 70 to 80% जो ट्रेड होता है वो मर्चेंट नेवी के थ्रू होता है। तो उसके जो कैप्टन्स हैं, उसके जो क्रू मेंबर्स हैं, वो अगर एक बार इंडिया छोड़ के जाते हैं तो 5 महीने 4 महीना के लिए जाते हैं। जाते हैं कि नहीं जाते? लंबे टूर पे जाते हैं। इसलिए देखना जो लोग मर्चेंट नेवी वगैरह में काम करता है, अगर उनकी छुट्टी भी होती है तो 6 महीने की छुट्टी होती है, कि अगर एक बार वो देश छोड़ के गए तो 4-5 महीना दिखेंगे नहीं देश के वहाँ। समझ रहा? वो हर समुद्र को करते करते किस देश में जा रहे हैं भगवान वही जानते हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों के लिए एक रूल क्या बनाया गया है कि मान लो मैं इंडिया छोड़ के गया, मान लो मैं इंडिया छोड़ के गया, तो जिस दिन मैंने छोड़ा, जिस दिन मैंने छोड़ा तो वो भी दिन काउंट होगा। मान लो मैं इंडिया में आया, जिस दिन आया वो भी काउंट होगा। पर यहाँ पे ये जो इंडियन शिप वाला चीज़ होता है ना, इंडियन शिप वाले में ये चीज़ काउंट नहीं करते। इंडियन शिप में पता क्या काउंट होता है? इंडियन शिप में एक रजिस्टर होता है। इंडियन शिप में क्या होता है? एक रजिस्टर होता है। आपने वो मूवी देखा है जिसमें अक्षय कुमार, वो इंडियन नेवी, कौन सी मूवी थी? रुस्तम था? रुस्तम नहीं था, जिसमें वो इंडियन नेवी में काम करता है। इसमें एलियाना डिक्रूज बोल के मूवी थी, रुस्तम ही था। अच्छा अच्छा, उसमें देखना रुस्तम में, अरे समझ गया ना तुम लोग? ठीक है, मेरा बात सुनो, अरे सुनो ना, देखना गाने के बीच में ही, देखना गाने के बीच में जब वो बाय करने जाती है तो वो अपना पूरे ड्रेस में रहता है, देखना रजिस्टर में साइन कर रहा था गाने के बीच में ही। अरे टीचर, हाँ, अरे एज ए टीचर हम लोग सब एग्जाम्पल याद रखते हैं, हमको बस वही याद है। अरे सुनो सुनो मेरा बात, गाने के बीच में देखना जब शिप पे गया था तो जब उसकी ज्वाइनिंग हो रही थी, तो ज्वाइनिंग हो रही तो गले नहीं मिल रहा था। ज्वाइनिंग होने पे लोग रजिस्टर पे क्या कर रहे, साइन कर रहा था ना। देखना मूवी, कोई आप जाके घर पे देखना यूट्यूब पे, ठीक है? सुनो, हाँ डिटेल बता रहे, सुनो ध्यान से। तो यहाँ पे ना रजिस्ट्रेशन का गेम है कि अगर आप इंडियन शिप में हैं और आपने रजिस्टर में साइन कर दिया कि हम देश छोड़ के जा रहे हैं, तो मान लिया जाएगा आप देश छोड़ दिए। अगर आपने इंडियन शिप का जो रजिस्टर है उसमें साइन कर दिया कि हम देश छोड़ के जा रहे हैं, कि यहां से वहां पे जा रहे हैं, तो उसी दिन मान लिया जाएगा आपने देश छोड़ दिया। हो सकता है आप 2 दिन बाद जाए, अरे हो सकता है आप 2 दिन बाद। तुम्हारा एक पागल एग्जामिनर अगर ऐसा क्वेश्चन ढुका दिया कि साइन किया 1 तारीख को और इंडिया छोड़ा 4 तारीख को, साइन किया 1 तारीख को और इंडिया छोड़ा 4 तारीख को, तो कुछ लोग तो 4 तारीख पकड़ के जाएंगे। दैट इज वाई कॉन्सेप्ट बहुत मैटर करता है। तो इंडियन शिप में क्या हिसाब होता है, जिस दिन आपने रजिस्ट्रेशन में साइन किया तो मान लिया जाएगा आप उसी दिन इंडिया छोड़ करके चले गए। अब आप 4 दिन बाद जाओ, 5 दिन बाद जाओ, या 2 दिन जाओ, या उसी दिन चल जाओ, क्या फर्क पड़ता है? साइन किया मतलब इंडिया छोड़ के चला गया। वैसे ही इंडिया आया, वैसे ही इंडिया आया तब भी साइन करना पड़ेगा। 4 लोग गए थे तो वापस 4 ही लोग आए ना, कोई मर तो नहीं गया बीच में तो सबका साइन लगता है। अरे हाँ रे बाबा, बीच में वो सार्क दीदी भी तो है अच्छा भैया भैया, हाँ भैया भैया अच्छा सुनो, तो बीच में मान लो 4 लोग गए तो 4 लोग भी तो आना चाहिए, तो सबका साइन लगता है। अरे सबका साइन लगता है। तो कहने मतलब क्या, तुम मान लो इंडिया आ गए पर साइन नहीं किए, तुम इंडिया आ गए, मस्त वड़ा पाव खा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है,
तब भी माना जाएगा तुम इंडिया के बाहर ही हो। तुम इंडिया आ गए, अरे क्वेश्चन सेट कैसे कर सकता समझ रहे हो? तुम इंडिया आ गए, वड़ा पाव खा रहे हो, घूम रहे हो, जुहू को भी सब एंजॉय कर रहे हो, लेकिन अभी तक तुमने रजिस्टर पे साइन नहीं किया है, तो माना जाएगा तुम इंडिया के बाहर हो। जैसे ही साइन कर दिया गया, तुम आए, उसके 2 दिन के बाद नींद पूरी करने के बाद फिर जाके साइन किए, तो जिस दिन तुम साइन किए हो उसी दिन माना जाएगा तुम इंडिया में आए हो। तो इंडियन शिप में याद रखिएगा, जो शिपमेंट वाला केस होता है, तुम्हारे एग्जाम में तो कभी ऐसा क्वेश्चन बना नहीं है, और उम्मीद रखता हूँ बनने भी ना, बट हाँ याद रखना, इंडियन शिप वगैरह में जो क्रू मेंबर होते हैं वो जिस दिन साइन करते हैं उसी दिन पता चलता है वो इंडिया के अंदर है या इंडिया के बाहर है। इररिस्पेक्टिव आफ्टर साइन या बिफोर साइन वो कहाँ पे है, वो फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन वो साइन किए और वो देश छोड़ के जा रहे हैं तो माना जाएगा जिस दिन साइन किए उसी दिन देश छोड़ दिए। जिस दिन वो इंडिया में आए पर साइन नहीं किए, उसके नेक्स्ट डे साइन किए, तो जिस दिन साइन करेंगे उसी दिन मान लिया जाएगा वो इस देश का क्या है, इस देश में आ चुके। समझ गया तुम लोग? ठीक है। हाँ लगेगा, किस केस में नहीं लगेगा पता, जब वो एनआरआई वगैरह होगा। तो अभी 5 स्पेशल कंडीशन पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। अभी तो ये मैंने जनरल कंडीशन पढ़ाया, वो 5 स्पेशल कंडीशन है, जिसमें 3 में सिर्फ कंडीशन 1 फुलफिल होता है और लास्ट के 2 में दोनों कंडीशन फुलफिल होता है। वो मैं नेक्स्ट क्लास सिखाऊंगा तुम लोग। आज का समझ में आया? तो आज पैकअप करते हैं, क्लास खत्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं इस पूरे का पूरा जो बेसिक है पूरा कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास अपने सम्स भी करेंगे, तो मेरे को 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट लगेगा ये पूरा बेसिक कंप्लीट करने में, बाकी का जो 50 60 70 मिनट लगेगा उसमें अपने सम्स करेंगे, ठीक है।